हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि इंटरव्यू है। सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन में जो अंतिम चरण होता है वो इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो परीक्षाएं, इन दो परीक्षाओं में जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। प्रशासनिक सेवाओं में इंटरव्यू एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है और इंटरव्यू में बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी अगर हम बहुत समझदारी से काम लें तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छा परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इंटरव्यू की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनमें हम इंटरव्यू का ध्यान रखें, जैसे कि हम किस तरीके से एंट्री करें, किस तरीके से हम कुर्सी पर बैठें, किस तरीके से हम अभिवादन करें, किस तरीके से हम उत्तर दें, सॉरी अगर बोलने का मौका आए तो हम किस तरीके से सॉरी बोलें। तो इन सभी मोटे मोटे बिंदुओं पर बात करेंगे जो सिविल सेवाओं में जो इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं उसमें सामान्यतः मोटे मोटे तौर पर जो प्रश्न मालूम किए जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए या उन अभ्यर्थियों के लिए रहने वाली है जो स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं जो इंटरव्यू से संबंधित है। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम इंटरव्यू के बारे में वन बाय वन करके चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। ओके, सो हम बात करते हैं कि सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू। सिविल सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू। ओके, ठीक है। सिविल सर्विसेज में इंटरव्यू की हम बात कर रहे हैं। तो सिविल सर्विस में आखिरकार इंटरव्यू क्यों होता है, हम इसकी बात करते हैं। वास्तव में जो इंटरव्यू है, क्यों लिया जाता है, कि मतलब प्रशासनिक सेवाओं में जो इंटरव्यू का चरण है आखिर क्यों वो इंटरव्यू लिया जाता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि सिविल सेवाएं दो स्तर पर रिक्रूटमेंट होता है। जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, सिविल सिविल सर्विसेज जो है का जो रिक्रूटमेंट होता है दो स्तर पर होता है। एक यूपीएससी लेवल पर होता है, एक स्टेट, ठीक है, सर्विस कमीशन। कमीशंस दो स्तर पर होता है। तो जो यूपीएससी में जो अभ्यर्थी जो रिक्रूट होते हैं वो संघ स्तर पर होते हैं और इससे दो प्रकार की सेवाएं अलॉट होती हैं। एक अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, और एक होती है हमारी केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, राइट। अखिल भारतीय सेवाओं में भी हमारी तीन भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अखिल भारतीय आईएएस, आईपीएस प्लस आईएफओएस। तो ये तीन सेवाएं हैं जो हमारी अखिल भारतीय स्तर की होती हैं। अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं का मतलब ये होता है कि जिस कैंडिडेट को ये तीनों सेवाएं मिलती हैं तो उन सेवाओं के माध्यम से कैंडिडेट केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकारों को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब सिविल सर्विसेज के माध्यम से दो स्तर पर सिलेक्शन होता है। एक स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एक यूपीएससी। यूपीएससी में जो सफल अभ्यर्थी होते हैं उनको दो प्रकार की सेवाओं का अलॉटमेंट होता है, एक अखिल भारतीय सेवा, एक केंद्रीय सेवा। अखिल भारतीय सेवाओं में भी तीन सेवाएं होती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस। इसको इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोला जाता है, इसको इंडियन पुलिस सर्विसेज, इसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा।
तो ये कैंडिडेट जो होते हैं वो केंद्र के साथ राज्य सरकारों को भी अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन यूपीएससी के माध्यम से जिन कैंडिडेट्स को केंद्रीय सेवा मिलती तो वे अपनी सेवाएं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, केंद्र सरकार को देते हैं, भारत सरकार को देते हैं, ना कि राज्य सरकारों को देते हैं। इसमें बहुत सारी सेवा होती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं डानिक्स हो गया, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज हो गया, ठीक है, डानिक्स हो गया, डानिप्स हो गया, ठीक है, एक डानिक्स हो गया इसकी सेवा, एक डानिप्स हो गया, ठीक है, जैसे आपका डानिक्स हो गया, डानिक्स हो गया, एक डानिप्स हो गया, ये हो गया दिल्ली एंड अंडमान, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, और आपका आईआरटीएस हो गया, इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया। हालांकि ये रेलवे वाली सेवाएं जो है अब सभी सेवाओं में मर्ज कर दी गई। अब ये जैसे ये होगा इंडियन रेलवे अकाउंटिंग सर्विसेज हो गया। तो इस तरीके से मोटी मोटी 26 लगभग 26 सेवाएं हैं लगभग, ये एक दो वेरी भी कर सकती हैं, जो ये यूपीएससी के माध्यम से जो चयनित होते हैं अभ्यर्थी लगभग 26 सेवाओं में जाते हैं। इन 26 में से अधिकांशतः केंद्रीय सेवाएं हैं और 3 सेवाएं अखिल भारतीय स्तर की है। अखिल भारतीय स्तर की सेवा होने का मतलब ये है कि वो अपनी सेवाएं भारत सरकार और विभिन्न राज्यों में जो उनको कार्डर अलॉट होता है उन सभी कार्डरों में अपनी सेवाएं देते हैं। ठीक है, तो ये दो स्तरों पर हमारी सिविल सेवा होती है। ठीक है, अखिल भारतीय और आपका ये हो गया केंद्रीय सेवा। ठीक है, केंद्र केंद्र की सेवा ये हो गया। फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में हर राज्य में ये अपना एग्जाम अलग कराता। हर राज्य के स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम आयोग होते हैं, जैसे कि यूपीपीएससी हो गया आपका, यूकेपीएससी हो गया आपका, और ये आपका एचपीएससी हो गया आपका, एचपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, ये उत्तर प्रदेश का हो गया, उत्तराखंड का हो गया, हरियाणा का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, बिहार का हो गया, एंड सो ऑन। तो मतलब ये सारे राज्य स्तर पर राज्य की सबसे बड़ी सेवाओं के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है। ठीक है, जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं, राज्य स्तर पर रिक्रूटमेंट जो होता है सबसे उच्चिष्ट सेवाओं के लिए इन एजेंसीज के माध्यम से रिक्रूटमेंट होता है। अब प्रश्न यह उठता है इनके माध्यम से हम कहाँ क्या बनते हैं? हम इसके माध्यम से एसडीएम बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं, ठीक है, और डीपीआरओ जिला पंचायती राज अधिकारी हो गया, डीआईओएस हो गया, बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर हो गया, सीटीओ, एआरटीओ हो गया आपका, ठीक है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार हो गया आपका, ठीक है, नायब तहसीलदार हो गया आपका। बहुत सारी सेवाएं हैं जो इनके माध्यम से राज्य स्तर पर हमें प्राप्त होती। अब प्रश्न ये उठता है, जब इतनी महत्वपूर्ण सेवाओं में आपका चयन होता है इन दो स्तर पर, तो जाहिर सी बात है आप में उन सेवाओं के अनुरूप गुणवत्ता भी होनी चाहिए। आयोग जब सरकार सिस्टम जब इस लेवल पर आपको प्रवेश कराता है सिस्टम के अंदर, तो जाहिर सी बात है उस लेवल की आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए, उस लेवल की क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा से आपका तथ्यात्मक विश्लेषणात्मक ज्ञान चेक कर लिया जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा से आपको आपकी पर्सनैलिटी को पूर्ण रूप से परखा नहीं जाता। तो इसलिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव सेवाएं होती हैं, ठीक है, बहुत बड़े स्तर की सेवाएं होती हैं, तो इस स्तर पर डायरेक्ट आपको नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो इस नियुक्ति की इस स्तर पर नियुक्ति के लिए अपेक्षा होती है कि आप एक गुणवत्तावान कैंडिडेट्स होने चाहिए, और वो गुणवत्ता का ऐसे इंटरव्यू से चेक की जाती है। तो इंटरव्यू में आपका क्या होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट चेक किया जाता है। क्या चेक किया जाता है आपका? इंटरव्यू में आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। क्या चेक किया जाता है आपका? व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनैलिटी टेस्ट।
पर्सनैलिटी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो पर्सनैलिटी टेस्ट में सामान्यतः आपका क्या चेक किया जाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाते हैं। इसके साथ साथ आपकी क्या बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, निर्णय लेने की क्षमता चेक की जाती है। निर्णय लेने की क्षमता चेक की जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके साथ साथ आपका चेक किया जाता है कि समस्या समाधान, समस्या समाधान, समाधान करने की क्षमता आपकी चेक की जाती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे गौण पक्ष हैं, बहुत सारे और भी गौण पक्ष हैं जो आपके इंटरव्यू के माध्यम से चेक किए जाते हैं। तो इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर सेवा होती है, मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली होती है। उस जिम्मेदारी के अनुरूप आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। उस व्यक्तित्व परीक्षण में आपका क्या क्या किया जाता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है। व्यक्तित्व परीक्षण मतलब इंटरव्यू को ही व्यक्तित्व परीक्षण या पर्सनैलिटी टेस्ट कहा जाता है। तो इसमें एक नंबर कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है, 2 नंबर निर्णय लेने की क्षमता चेक की जाती है, 3 नंबर समस्या समाधान की आपकी कैसी कैपेसिटी है, क्षमता क्या है, ये सारी चीजें और भी बहुत सारी गौण चीजें चेक की जाती है। तो व्यक्तित्व परीक्षण में नंबर 1 आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों चेक किया जाता है, देखिए आप अगर कल को एक प्रशासक के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो कल को आप एक प्रशासक के रूप में भूमिका निभाएंगे, तो आप बेहतर अगर डायलॉग होगा, बेहतर आपका भाषागत कौशल होगा, तभी आप चीजों को अच्छे से डील कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण के साथ जो है ये समझा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट यू आर वर्किंग एज ए एसडीएम, ठीक है, आपके सब डिवीजन में अचानक आप एसडीएम के रूप में काम कर रहे हैं, आपके सब डिवीजन में अचानक किसानों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। तो आप धरना प्रदर्शन, ये रोड जाम कर दिया, तो धरना प्रदर्शन में आप उनके पास जाएंगे या उनके जो भी प्रतिनिधित्व करता है उनसे बात करेंगे। अगर आपके अंदर भाषागत कौशल अच्छा है तो बहुत ज्यादा प्रबल संभावना बनती है कि आप उनको कन्वेंस करके उस धरने को समाप्त करवा सकते हैं। अगर आप बात करने में ही अच्छे नहीं होने के, बात करने में ही पारंगत नहीं होने के, तो निश्चित रूप से आप उनको कन्विंस नहीं कर पाएंगे और वो धरना समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक प्रशासनिक अधिकारी की ये डिमांड होती है कि मतलब प्रशासनिक अधिकारी में ये गुण होना चाहिए कि उसका भाषागत कौशल, कम्युनिकेशन स्किल, डायलॉग क्षमता जो है, डायलॉग पावर जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो इंटरव्यू में आपका ये चेक किया जाता है, क्योंकि मतलब कल को जब आप रिक्रूट होंगे तो उस स्तर पर भी आपको इस आपके ये वाले कम्युनिकेशन स्किल वाले कौशल का जो है भरपूर प्रयोग करना है। तो इसलिए ऑलरेडी इंटरव्यू में चेक किया जाता है। निर्णय लेने की क्षमता, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप किसी सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, तो आप सपोज दैट एज ए एसडीएम काम कर रहे हैं, तो आपके अंडर में आपके सब डिवीजन में अधिकांशतः जितने भी विभाग हैं, सरकारी विभाग, राज्य सरकार के, वो आपके अधीन होंगे, आप उनके बॉस होंगे, आप निरीक्षण कर सकते हैं, आपको औचक निरीक्षण का मतलब अधिकार होगा। ठीक है, तो अलग अलग डिसीजन जब योजनाएं बनाएंगे तो उन योजनाओं से संबंधित आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे, और आपका एक डिसीजन जो है, आपके आपके एक डिसीजन जो है आपका एक सिग्नेचर फाइल पर, ठीक है, आपका एक आदेश हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए आप से ये अपेक्षा की जाती है कि निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर जबरदस्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और निर्णय, बेहतर निर्णय, ऐसा निर्णय कोई भी ले लेगा, लेकिन दूरदर्शी निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये इंटरव्यू में चेक किया जाता है, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता का रोजाना डेली आपके रूटीन
कार्य में इस कौशल का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए इंटरव्यू में आपके निर्णय लेने की क्षमता भी चेक की जाती है। समस्या समाधान की क्षमता, तीसरा क्या है हमारा, समस्या समाधान की क्षमता। समस्या समाधान में, क्योंकि आप एक प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं, हर दिन आपको चुनौतियों के नए नए तरीके से चुनौतियां मिलेंगी। आप उन चुनौतियों को से निपटने के लिए आप एकदम एक्टिव होने चाहिए। और बहुत सारी चुनौतियां आती है। सपोज दैट आप किसी ऐसे सब डिवीजन में काम कर रहे हैं, आपके सब डिवीजन से कोई बड़ी नदी निकल रही है, ठीक है, तो वहां पर बाढ़ की समस्या है, या किसी पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं, भूस्खलन की समस्या है, तो या कम्युनल राइट्स होने की संभावना, बहुत सेंसिटिव संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये अलग अलग चुनौतियां होती हैं। इन सभी चुनौतियों से गुणवत्ता के साथ, इन सभी चुनौतियों के निस्तारण की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, तभी एक अच्छे प्रशासक के रूप में काम कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में आपका जो मेन चीज होती है, एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है, निर्णय लेने की क्षमता चेक की जाती है, समस्या समाधान चेक की जाती है। फिर गौण में क्या है आपका, इंटरव्यू में ये भी देखा जाता है कि आपका किसी धार्मिक झुकाव तो नहीं है। धार्मिक झुकाव चेक किया जाता है, ठीक है, आपका राजनीतिक झुकाव चेक किया जाता है, ठीक है, जातिगत आपका जातिगत झुकाव चेक किया जाता है, ठीक है, ये भी गौण पक्ष है। तो मतलब इंटरव्यू में आपका ये भी चेक किया जाता है कि इस व्यक्ति विशेष जो कैंडिडेट है, इसका जो झुकाव है किसी धर्म विशेष, कोई भी व्यक्ति है, जाहिर सी बात है किसी न किसी धर्म से संबंध रखता है, लेकिन क्या प्रशासनिक सॉरी, क्या वो प्रशासनिक सेवाओं में आने के बाद वो धर्म विशेष की तरफ तो झुकाव नहीं होने का। तो अगर वो प्रशासनिक सेवाओं में किसी पद पर बैठने के बाद अगर धर्म विशेष के साथ मतलब विशेष लगाव रखता है, अन्य धर्मों के साथ कम लगाव रखता है, तो वो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न या बिखेर सकता है। इसलिए मतलब धार्मिक झुकाव भी चेक किया जाता है आपका, राजनीतिक झुकाव भी चेक किया जाता है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं, तो हमारा क्या है, हमारा क्या है, जाहिर सी बात है एक राजनीतिक झुकाव होता है, लेकिन पद पर बैठने के बाद आप राजनीतिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठकर काम करेंगे। अगर आप किसी दल विशेष के लिए, राजनीतिक धारा विशेष के लिए अगर आप काम करेंगे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों को आपके फैसलों से आघात लगेगा, और जो कि मतलब भारतीय समाज के लिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं होने का। और ये भी देखेंगे कि आपका किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष के साथ जो है विशेष लगाव तो नहीं है, ताकि आप कल को प्रशासनिक सेवा में जाने के बाद पक्षपात के शिकार होंगे तो समाज का नुकसान कर सकते हैं, किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचा सकते हैं, वर्ग विशेष को नुकसान पहुंचा सकते हैं पद पर आसीन रहते हुए। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए आपका धार्मिक झुकाव, राजनीतिक झुकाव और जातिगत झुकाव चेक किया जाता है। तो व्यक्तित्व परीक्षण क्यों किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल्स चेक किए जाते हैं, निर्णय लेने की क्षमता चेक की जाती है, समस्या समाधान की आपकी क्षमता कैसी है वो चेक की जाती है, आपका धार्मिक झुकाव चेक किया जाता है, आपकी राजनीतिक झुकाव चेक किया जाता है, और जातिगत झुकाव भी चेक किया जाता है। तो इन सभी चीजों को चेक करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर बैठने जा रहे हैं, तो यदि आप में कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से समाज का, सरकार का, देश का, राज्य का नुकसान हो सकता है। इसलिए उस नुकसान को अवॉइड करने के लिए आपका इंटरव्यू के माध्यम से गहन रूप से पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरव्यू की तैयारी कब और कैसे करें, कब से इंटरव्यू की तैयारी कब से और कैसे कैसे करें, ठीक है, दो चीजें हैं अलग अलग, ये चीज कब से और कैसे, ठीक है। तो हम जैसे कि
इंटरव्यू की तैयारी कब से और कैसे करें? तो सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि इंटरव्यू की तैयारी मुख्य परीक्षा के बाद होती है। नो डाउट मुख्य परीक्षा सफल होने वाले अभ्यर्थी ही इंटरव्यू में जाते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट में मतलब जाते हैं। और हाँ, नो डाउट मुख्य परीक्षा में सेलेक्ट होने के बाद इंटरव्यू की जो चरण होता है, उस चरण के लिए विशेष तैयारी की जाती है। बड़े बड़े संस्थान भी मॉक इंटरव्यू कराते हैं, गाइडेंस देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी वास्तविकता में कब से करनी चाहिए? जिस दिन से आप सिविल सेवा की तैयारी का विचार बना लेते हैं पहले ही दिन से और पढ़ाई शुरू कर देते हैं पहले दिन से, आपको इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। क्योंकि आपका जो मूल व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में सकारात्मक जो परिवर्तन करने हैं आपके इंटरव्यू की आवश्यकता अनुसार, वो परिवर्तन एक दिन में नहीं होते, अपितु उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए, उन सकारात्मक बदलावों को अपने व्यक्तित्व के अंदर उतारने के लिए एक लंबा चरण, लंबा समय लगता है। और वो तभी संभव है जब आप डे वन से ही आप इंटरव्यू की तैयारी प्रारंभ कर दें, जब से आपने सिविल की तैयारी का विचार बनाया है। ठीक है, तो कब से करेंगे? डे वन से, जब से आपने डे फर्स्ट से ही, जब से आपने तैयारी का विचार बनाया तब से। ठीक है, लेकिन हाँ, जो सफल कैंडिडेट हो जाते हैं वो मुख्य परीक्षा में उन विशेष स्ट्रेटेजी अपनाते हैं इंटरव्यू के लिए भी, तो वो बात की बात है। लेकिन जो बहुत सारी चीजें जो है क्षणिक आपके व्यक्तित्व में नहीं आती, जो उनको अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करने के लिए लंबा समय लगता है। इसलिए डे वन से ही आपको इंटरव्यू की तैयारी सोचकर चलना है। कैसे इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं? बुकिश नॉलेज भी, बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज से इसकी तैयारी होती है आपकी। ठीक है, सामाजिक अनुभव से होती है। ठीक है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रमों को पर भी हमें नजर बनाए रखनी है। बुकिश नॉलेज के लिए आपको कोई स्पेशल प्रयास नहीं करना है। जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप बुकें पढ़ते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए बुक नोट्स वगैरह वगैरह पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, वहीं से बुकिश नॉलेज होती है। अलग से तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। सामाजिक में अगर मेरा मानना है, अगर इंटरव्यू की तैयारी का सबसे बेस्ट जो विकल्प, बेस्ट जो एक साधन होता है, वो सामाजिक अनुभव होता है। समाज से बहुत कुछ प्रैक्टिकली चीजें सीख सकते हैं। जैसे कि आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, यात्रा के माध्यम से आप किसी संस्थान में विजिट कर रहे हैं। ठीक है, किसी संस्थान में विजिट कर रहे हैं। ठीक है, कि अलग अलग सभ्यता, अलग 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 भौगोलिक क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों से मिलकर, सपोज दैट आप जो है आप उत्तर भारत के, साउथ इंडिया के लोग से, किसी से पर्सन से आप मिले, तो वहाँ की आप वेशभूषा के बारे में जानेंगे, खान पान के बारे में जानेंगे। ठीक है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में जानेंगे, वहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में जानेंगे। तो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों से मिलने पर यात्रा आप करेंगे तो बहुत सारे अनुभव, यात्रा के दौरान बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। वो सारी जो सीख है अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करिए। ठीक है, और संस्थानों का विजिट करते हैं, जैसे आप होटल का, किसी हॉस्पिटल का, सरकारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का आप विजिट करते हैं, वो भी आपको अनुभव सिखाता है। ठीक है, और जो सामाजिक अनुभव, समाज में रहने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है बुकिश नॉलेज से, और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के घटनाक्रमों पर नजर बनाकर भी, ठीक है, ये भी करना पड़ता है। तो इन पर कैसे? न्यूज़पेपर, ठीक है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, ठीक है, या ठीक है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया, इनके माध्यम से आप जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर बनाकर रखेंगे, तब आपकी इंटरव्यू की तैयारी इन 3 स्टेजेस के माध्यम से होती है। तो कब से करनी है? डे वन से करनी है, जब से आपने सिविल की तैयारी का विचार बना लिया। कैसे करनी है? सामाजिक अनुभव से, बुकिश नॉलेज से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों
पहलुओं पर नजर बनाकर। ठीक है, तो ये इंटरव्यू कब और कैसे, कब से प्रारंभ करनी तैयारी और कैसे इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वो सब चीज है ये बिंदु। इसके बाद अगला हम चलते हैं कि जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं हमारे इंटरव्यू में, वो कितने अनुभवित होते हैं। जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो कितने अनुभवित होते हैं। बोर्ड मेंबर्स, सॉरी थोड़ा सा ये मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है। बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स एक्सपीरियंस, ठीक है, और वो किस किस क्षेत्र के होते हैं, किस क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, बोर्ड मेंबर का एक्सपीरियंस किस क्षेत्र से वो होते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं लगभग हमारे 4 से 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं। कितने? 4 से 5 बोर्ड मेंबर्स होते हैं हमारे। और इनकी जो एज होती है, मतलब कुछ भी हो सकती है वैसे तो, एक हम एवरेज अगर लेके चले तो 55 से 60 साल तक इनकी एज होती है। ठीक है, और ये बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं हमारे, ये किस फील्ड से होते हैं हमारे, ये प्रशासनिक वरिष्ठ प्रशासक हो, वरिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ सिविल सेवक हो सकते हैं ये। ठीक है, वरिष्ठ सिविल सेवक हो सकते हैं। ठीक है, एकेडमिक, ठीक है, व्यापक एकेडमिक, एकेडमिक अनुभव, अनुभव रखने वाले प्रोफेसर हो सकते हैं हमारे। ठीक है, और किसी क्षेत्र विशेष में अगर पारंगत है, क्षेत्र विशेष, क्षेत्र विशेष का व्यापक अनुभव, अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे कि कोई साइंटिस्ट हो गया, या कोई मेडिकल फील्ड से हो गया, या कोई लॉ फील्ड से हो गया, एंड सो ऑन, किसी भी फील्ड से हो सकता है, या कोई एनवायरमेंट फील्ड से हो गया। ठीक है, तो असल में क्या होता है, जो हमारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो 4 से 5 होते हैं। ठीक है, और उनकी जो सामान्यता एज जो होती है, एवरेज एज जो होती है 55 से 60 वर्ष की होती है। इससे ऊपर के भी हो सकते हैं, 60 साल, 65 साल के भी हो सकते हैं, 70 साल के भी हो सकते हैं, और व्यापक उनका तजुर्बा होता है। वरिष्ठ सिविल सेवक हो सकते हैं, एक्स सिविल सेवक हो सकते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, जिनको 20 साल, 25 साल, 30 साल का तजुर्बा हो पढ़ाने का, पठन पाठन का, वो हो सकते हैं। क्षेत्र विशेष से व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट होगा, या मेडिकल फील्ड से किसी को बुला लिया, लॉ से या एनवायरमेंट से, एंड सो ऑन, और भी क्षेत्र से। तो इस तरीके से बहुत व्यापक अनुभव रखने वाले, व्यापक अनुभव रखने वाले जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, अगर आप उनके साथ ब्लफ नहीं कर सकते, आप उनके साथ यदि ब्लफ करेंगे तो संभवतः वो आपके ब्लफ को पकड़ लेंगे। ठीक है, और आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए इंटरव्यू के अंदर आप मूलतः जैसे हैं ऐसे ही बनकर रहना, बहुत ज्यादा बनावटीपन नहीं लाना, जो आपका मूल है उसी को सहजता के साथ उनके सामने प्रस्तुत करना, बहुत ज्यादा बनावटीपन प्रस्तुत नहीं करना है। अगर बहुत ज्यादा ब्लफ करेंगे, बनावटीपन करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है उसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और उसका जो है आपको नंबर्स कम के रूप में खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। तो ये बिंदु बोर्ड मेंबर्स जो होते हैं हमारे, उनको कितना तजुर्बा होता है, कितने तजुर्बे वाले हमारे बोर्ड मेंबर्स होते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं अगला, कि रूम के अंदर प्रवेश कैसे करें। रूम के अंदर एंट्री, एंट्री कैसे करें, प्लस अभिवादन कैसे करें। ठीक है, प्रवेश कैसे करें और अभिवादन रूम के अंदर प्रवेश कैसे करें और अभिवादन कैसे करें। तो अगर हम रूम के अंदर एंट्री की बात करें, देखिए इंटरव्यू में जैसे यूपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया इलाहाबाद,
सॉरी प्रयागराज, या बीपीएससी हो गया पटना, ठीक है। तो मान लो अगर बहुत बड़ा रूम का साइज है, बहुत बड़ा इन द सेंस मान लो 35 बाई 35 का रूम है, 35 बाई 40 का रूम है, ठीक है। तो इतना बड़ा अगर रूम है आपका, ठीक है, 1 मिनट प्लीज। रेडी। जो हम अभी बात कर रहे थे, रूम में एंट्री कैसे करें, अभिवादन कैसे करें। रूम का जो साइज हो सकता है वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। बड़ा मतलब 35 बाई 35 का रूम हो सकता है, 35 फुट बाई 35 फुट का, या 40 फुट बाई 40 का, 40 बाई 30 का। अगर बड़ा रूम है, नॉर्मल रूम से ज्यादा बड़ा रूम है, तो आपको प्रवेश अंदर हो जाना है गेट खोलकर। गेट खोला आपने रूम का, अगर बड़ा कमरा है 35 बाई 35, 35 बाई 40, 40 बाई 40 का, तो बड़ा कमरा है, तो आपको गेट खोला, और गेट खोलने के बाद आप एंट्री कर गए और गेट बंद हो गया, साइड में खड़े हो गए। उसके बाद आप बोले मे आई कम इन सर, तो स्वाभाविक है वो बोलेंगे कि जस्ट यस कम इन। तो आप जाएं, स्लोली स्लोली आप जाएं, और नॉर्मल चाल के साथ जो है आप, जो आपके बैठने की कुर्सी वहां पर पड़ी होगी, उस बैठने वाली कुर्सी की बराबर में खड़े हो जाएं, ठीक है। ये हो गया। और अगर रूम छोटा है, जैसे कि मान लो 25 बाई 25 का है, या 15 बाई 25 का है, 15 बाई 20 का है, ठीक है, या आपका 25 बाई 25 का रूम है, छोटा रूम है, तो आप कैसे करेंगे, गेट खोलेंगे। गेट खोलने के साथ एक पैर अपना अंदर रख लेंगे गेट के, एक पैर बाहर ही रहने देंगे, और फिर आप मालूम करेंगे कि मे आई कम इन सर, ठीक है। तो एक पैर अंदर रूम के अंदर, एक पैर रूम से बाहर, तो मे आई कम इन सर, इस मुद्रा में आप मालूम करेंगे। तो जब एक पैर अंदर एक पैर आपका बाहर होगा, आप वेट करेंगे उनसे परमिशन लेने की अंदर आने के लिए, तो उनको अच्छा महसूस होगा कि बच्चा कितना आज्ञाकारी है, कि एक पैर भी मतलब पैर रोक लिया बच्चे ने अंदर आने के लिए। तो छोटा रूम हो तो एक पैर अंदर एक पैर बाहर लेकर तब एंट्री कर सकते हैं, और बड़ा रूम हो तो आप अंदर आकर पहले, फिर गेट बंद करके, गेट ओपन करके एंट्री, फिर गेट क्लोज करके साइड में खड़े होकर आप बोल सकते हैं मे आई कम इन सर। तो दोनों ही स्थिति में जब आपको परमिशन दे दी जाएगी यस कम इन, आप जाकर जो आपके मतलब इंटरव्यू देने के लिए जो कुर्सी की व्यवस्था की गई होगी, उस कुर्सी पर जाकर बैठना नहीं है, वहां पर जाकर खड़े हो जाना है। और जैसे ही आप खड़े होंगे कुर्सी के बराबर में जाके, अब आपको अभिवादन करना है। अभिवादन कैसे करना है, अगर बोर्ड के अंदर महिला हुई, महिला मेंबर हुई, तो सबसे पहले अभिवादन महिला बोर्ड मेंबर को करना है। किसको करना है, महिला बोर्ड मेंबर को करना। अगर सबसे पहले अभिवादन किसको करना, अगर महिला हुई, ठीक है, महिला हुई, महिलाओं को सबसे पहले अभिवादन करना है आपको, ठीक है। महिला को सबसे पहले अभिवादन करना है। उसके पश्चात सपोज दैट ये आपका काउंटर है, ये आपकी कुर्सी है जिस पर आप बैठेंगे, आप यहाँ खड़े होकर, ये आपके रूम का गेट है, यहाँ से आपने एंट्री करी, यहाँ अगर आप खड़े हो गए, तो ये आप खड़े हैं अभी, 1 2 3 4 5। अगर इन पांचों में से कोई भी महिला, तो सबसे पहले महिला बोर्ड मेंबर्स को विशेष रूप से सबसे पहले अभिवादन करना है। अगर महिला नहीं है तो इन पांचों को इंडिविजुअल करने की, अभिवादन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो आप क्या करने, तो ये तीन ऐसे मान लें, और दो कैंडिडेट अपने हृदय में ऐसे सोच ले कि मैं तीन को एक साथ अभिवादन करूंगा, इन दो को, या इधर के तीन को, इधर के दो को अलग अलग अभिवादन करूँ। सपोज दैट आपने मन मन में विचार बना लिया इन तीन को, तो आप यहाँ खड़े होकर इन तीन को अभिवादन एक साथ करें, एक साथ करें, अलग अलग नहीं करें। इनसे बोले कि सर गुड आफ्टर सर, ठीक है, गुड आफ्टरनून, ऐसे तो एक थोड़ा खींच कर अभिवादन करें। और अभिवादन करते समय इन तीनों की हल्का सा आंखों में आंखें डाल ले, ताकि इन तीनों को ऐसा महसूस हो कि इस बच्चे ने अभिवादन हम तीनों को करा। अब बचे ये दो, इन दो को अब अगले स्लॉट में कर लेना है अभिवादन, सर गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो थोड़ा सा खींच के, और इतने खींच के कि इन दोनों का अभिवादन करते समय, गुड मॉर्निंग करते समय, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग करते समय आपको इन दोनों की आंखों में डाल लेना है, ताकि अब इन पांचों को भरोसा हो जाए कि बच्चों ने हम पांचों को अभिवादन कर लिया। इंडिविजुअली नहीं करना, पहले इसको गुड आफ्टरनून सर, 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 ऐसे नहीं करना है आपको। अब अभिवादन में आप नमस्कार भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो समय हो रहा हो, अगर मॉर्निंग हो रहा हो,
गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, आफ्टरनून हो रहा हो गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, इवनिंग हो रहा हो तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप इन तीनों में चारों में से कुछ मतलब अगर समय के अनुरूप तो ये आपको इस्तेमाल करना, नमस्कार कभी भी यूज कर सकते हैं आप। तो बेहतर ये होगा कि आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का समय के साथ बोले, मतलब ये प्रयोग करें। हालांकि ये गलत नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है और बहुत ज्यादा मतलब विशेष नहीं लगता, इसलिए हम बेहतर है कि ये करें, ये वाला समय के अनुरूप। मॉर्निंग है तो मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, इवनिंग है, हालांकि ये गलत नहीं है, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभिवादन सबसे पहले महिला को पहले ये, चाहे तो इधर के तीन को एक साथ, ये इधर के दो को, ये इधर के तीन को इधर से, इधर के दो को, प्रवेश हो गया, आपकी एंट्री हो गई। ठीक है, ये हो गया, ये अभिवादन और रूम में एंट्री। इसके पश्चात हम कुर्सी पर कैसे बैठेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप रूम में प्रवेश कर लेंगे, ये आपकी कुर्सी होगी। ठीक है, ये आपकी कुर्सी हो गई जिस पे आपको बैठना है। ठीक है, ये आपकी कुर्सी हो गई जिस पर आपको बैठना है। ठीक है, तो आप जो है ये आपके जो बोर्ड मेंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 बोर्ड मेंबर्स हो गए। आप जब प्रवेश करने के बाद यहाँ आएंगे और अभिवादन कर लिया, तो इनके बैठने की परमिशन जब देंगे उसका वेट करना है, ना कि आप बिना इनकी परमिशन के चेयर पर बैठ जाए। ठीक है, तो मतलब आपको वेट करना है यहाँ पर खड़े होकर कि ये जब बोले कि बैठ जाइए, जैसे आपका नाम अनुज है। ठीक है, तो अनुज से बोलेंगे आप, अनुज बैठ जाइए, हैव अ सीट प्लीज, या आप कुर्सी पर बैठ जाइए। आप जब बैठेंगे तो बैठते समय धन्यवाद बोलेंगे। आपको ना ही बिना परमिशन के बैठना है इस पे, और ना ही आपको मुंह से अपने परमिशन लेनी, क्या सर मैं कुर्सी पर बैठ सकता हूँ, कतई नहीं करना है। जब तक ये परमिशन नहीं देंगे, इनमें से कोई कैंडिडेट बोर्ड मेंबर्स आपको परमिशन नहीं दे बैठने के लिए, तब तक आपको इस पर बैठना नहीं। जब यहाँ से परमिशन मिल जाए तो आप खटाक देसी यहाँ पर बैठ जाएंगे। और बैठते समय बैठते समय जिस टाइम आप बैठेंगे उस समय आप धन्यवाद बोलेंगे या थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, या शुक्रिया बोलेंगे। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब जब बैठने को कह दिया बैठेंगे आप, बैठने के साथ टाइम आप क्या धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया सर बोलेंगे, इस तरीके से। अब बैठते समय आप सपोज दैट आप कोट पैंट पहने हुए हैं, ब्लेजर के बटन आपके बैठने के बाद टाइट लग रहे हैं आपको, तो बैठते समय आप अपने ब्लेजर का बटन खोल सकते हैं। ठीक है, बैठते समय अपने ब्लेजर का बटन आप खोल सकते हैं, राइट। और बैठने के समय आप धन्यवाद जरूर बोलेंगे। अब हम बात आती है कि बैठने की मुद्रा कैसी होती है, किस तरीके से बैठेंगे हम। मतलब अब इस चेयर पर आपकी कमर जैसे 90 डिग्री की, तो कमर वर्टिकली आप सटाकर रखेंगे, बिल्कुल ऐसे करके, न झुकाकर, ज्यादा झुकाकर, इस तरीके से भी नहीं करनी आपको। बिल्कुल बिल्कुल अपनी ये कमर जो है, आपकी बैक जो है, ये जो है ये सीधी, ये जो है यहाँ लगा कर रखनी वर्टिकली 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इसको लगा कर रखना है। और आपको इस तरीके से बैठना है। आपको अपने दोनों पैरों में लगभग आपका 10 अंगल का फर्क, ये जैसे हमारे दोनों हाथ मिलाकर जितने चौड़े हो रहे हैं, इससे भी थोड़ा सा और ज्यादा, और बिल्कुल सीधी टांगे रखनी है। ये हल्की सी तिरछी रख सकते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा आपकी टांगे ऐसे हो रही हैं या ऐसे हो रही हैं, क्रॉस कर कर आपने पैरों को रख लिया, नहीं, बिल्कुल वर्टिकल रखना है आपको। ठीक है, और आपके जो दोनों हाथ हैं अपनी जांघों पर रख लेने हैं, ऐसे करके आपको अपने दोनों हाथ टांगे वर्टिकल, कमर की जो पीछे जो सपोर्ट होगी उससे लगाकर, कुर्सी की सपोर्ट से लगाकर, हाथों को अपने जांघों पर रख लेने, पैरों को आपने सीधा वर्टिकल रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बैठना है। और जब आप यहाँ पर बैठ जाएंगे तब जो है इनकी आंखों में आंखें डालेंगे, सारे बोर्ड मेंबर्स की, थोड़ा सा मुस्कुराएंगे, मुस्कुराना है थोड़ा सा, हंसना नहीं है। हंसने और मुस्कुराने में बहुत बड़ा फर्क होता है। हंसना जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाएगा, उसका नुकसान हो सकता है, लेकिन मुस्कुराना
मतलब दिल से दिल कनेक्ट करने की एक ये मतलब अवस्था होती है, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। और जब ये आप ऐसे नहीं बोलेंगे सर मैं इंटरव्यू के लिए तैयार हूँ, आप बैठ जाएंगे कुर्सी पर और इन ये आपका नाम लेंगे, जैसे कि आपका नाम अनुज है, तो आप इनके पास चूंकि डेफ होगा, आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होगा आपका, तो ये बोलेंगे अनुज, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे यस सर, ठीक है। या इनमें से कोई भी, ये चेयरमैन, बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे वो आपसे बोलेंगे, वो अनुज आपका नाम लेंगे, ऐसे कहेंगे अनुज, बैठने के बाद जब इत्मीनान से आप बैठ जाएंगे अनुज, तो आप बोलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ यस सर, ठीक है, यस सर, है ना। तो यस सर का मतलब ये है कि आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू, ऐसे नहीं बोलेंगे आप बैठने के बाद इत्मीनान के साथ बैठे यस सर आप चालू कर सकते हैं इंटरव्यू सॉरी तो आपको क्या करना है, यस सर, यस सर का मतलब क्या होता है, आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू, यू कैन स्टार्ट सर, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है कि इंटरव्यू में कैसे बैठे, कुर्सी पर प्रवेश कैसे किया हमने, अभिवादन कैसे किया, कुर्सी पर कैसे बैठे, थोड़ा सा मुस्कुराए, आई कांटेक्ट, अगर महिला मेंबर हो, महिला मेंबर को विशेष रूप से पहले अभिवादन करना, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है आपकी वहां पर नोटिस की जाती हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद अभिवादन, कुर्सी पर बैठने का तरीका हो गया। इंटरव्यू प्रारंभ करने का जो संकेत होता है आपका, बस जैसे आपका नाम बोले तो आप बोल दो ऐसी यस सर, यस सर का मतलब कि आई एम रेडी, आई एम रेडी फॉर इंटरव्यू, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो आगे चलते हैं कि अब हम बात करते हैं कि जो हमारा अ, अपना परिचय कैसे दें, अपना परिचय, परिचय कैसे दें आप अपना परिचय, सबसे पहले तो आप डिसाइड करेंगे किस माध्यम में आपको परिचय देना है, हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम। सपोज दैट आपको हिंदी माध्यम में इंटरव्यू देना है, तो आप बहुत ज्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं करने के, बहुत ज्यादा लंबा परिचय नहीं देने के, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सारी जानकारी जो है डेफ में होगी, तो जाहिर सी बात है ऐसा भी कुछ मालूम करेंगे कि अनुज, जैसे अनुज कुछ अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए, ऐसे बोल सकते हैं, अनुज कुछ अपने बारे में बताइए जिससे हम और आप, मतलब हम दोनों के बीच की बात शुरू हो जाए। या ऐसे बोल सकते हैं अनुज कुछ ऐसा बतलाइए जो आपके डेफ में है, नहीं है, और हमको जानना चाहिए आपके बारे में, या हम शुरू करें, इस तरीके से वो इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। तो परिचय में आपको कैसे बोलना है, सिंपल नाम कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा नाम अनुज है सर, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अनुज है, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर का निवासी हूँ, मेरे ग्राम का नाम ये है, मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, तत्पश्चात मैंने ग्रेजुएशन और पीजी में ये किया है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और प्राइवेट सेक्टर या कोई भी जॉब के बारे में वो बता सकते हैं, अपनी हॉबी के बारे में बता सकते हैं, बस सिंपल, बस इतना बताना है आपको, और उसके बाद जो है बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो परिचय में ज्यादा क्लिष्ट भाषा, मैं आपको एक एग्जांपल ही दे देता हूँ कैसे करके बोले, जैसे कि सर, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम अनुज है, मैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद का निवासी हूँ, मैं बेसिकली मेरी जो एजुकेशन स्कूलिंग हुई है हिंदी माध्यम यूपी बोर्ड से हुई है, तत्पश्चात मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया, और उसके पश्चात मैंने इतने समय 4 साल, 4.5 साल, 5 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में फला कंपनी में जॉब की, और पिछले मैं 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा हूँ। और मेरी हॉबीज क्या है, मेरी हॉबीज खाली समय में पिताजी के साथ कृषिगत कार्यों में हाथ बटाना मुझे पसंद है, बस इतना कहकर छुट्टी, ऐसे कहकर बोल सकते हैं, ठीक है। तो परिचय बहुत साधारण भाषा में देना है आपको, ठीक है, और बहुत ज्यादा क्लिष्ट, और जो मीडियम है जैसे आपका हिंदी मीडियम है, एक चीज और, जैसे आपका हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम में आप छीदे, छीदे, छड़े, इंग्लिश के शब्द भी इस्तेमाल कर ले, इंग्लिश के वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा मतलब आप जो है थोड़े थोड़े अगर इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करेंगे हिंदी मीडियम, वो थोड़ा सा आपके अंदर मॉडर्न झलक का
दर्पण होगा। तो इसलिए बहुत, अगर हिंदी मीडियम में है तो जहाँ थोड़ा थोड़ा इंग्लिश वर्ड की आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर इंग्लिश वर्ड चल सकता है तो वहां पर इंग्लिश वर्ड बोल सकते हैं आप। ओके, नाउ नाउ हम क्वेश्चन एक मालूम करते हैं, बहुत ही आम क्वेश्चन है, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं? सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, बहुत आम क्वेश्चन है। तो जैसे हम से मालूम करते हैं, कोई भी कैंडिडेट आपने देखा होगा मॉक इंटरव्यू में, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे उत्तर देते हैं कि समाज में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसमें डाइवर्सिटी है, काम करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है, और सोसाइटी को कुछ देने का विचार है, हम देना चाहते हैं सोसाइटी को, तो ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से ये भी उत्तर, लेकिन ये बहुत पुराने ढर्रे का उत्तर होगा। बेहतर है कि कुछ तार्किक आधार पे जो सही उत्तर है कुछ ऐसा उत्तर दो। तो अगर आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या उत्तर दें? सबसे पहले, ये कम उम्र में, ठीक है, बड़े स्तर पर लीडरशिप लीडरशिप के अवसर प्रदान करती है ये वाली सेवा। ठीक है, तो अब देखिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में सपोज दैट सेवा दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में सपोज दैट आप सेवा दे रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में सेवा देने के क्रम में आप एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर लेवल तक, ठीक है, आप एमडी एमडी सीएमडी, डायरेक्टर डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 55 से 60 साल की एज लग जाएगी। एमडी प्राइवेट सेक्टर में की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। लेकिन आप यूपीएससी के माध्यम से सेलेक्ट होने के बाद, फॉर एग्जांपल अगर आप 25 साल, 26 साल, 27 साल की एज में अगर आप रिक्रूट हो गए, तो लगभग 35 साल या 36 साल या 37 साल या 40 साल तक, ठीक है, 40 साल तक आप किसी भी बड़े पीएसयूज कंपनी जैसे कि इंडियन ऑयल हुई, या आपका बहुत सारी जैसे ओएनजीसी हुई, या आपका, तो इस लेवल पर आप काम कर सकते हैं 40 की एज में। या आप एक मोटा मोटा एज और 45 की एज मान लीजिए आप, मोटी मोटी बात, 45 की एज मान लीजिए, तो मतलब कम एज में जो है आप किसी पीएसयूज के, या जैसे कि उत्तर प्रदेश में एग्जांपल ले लो, जो सरकारी चीनी मिल है, सरकारी या सहकारी सहकारी चीनी मिलों का एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर या चेयरमैन, ठीक है। तो अगर आप सिविल सेवाओं के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में, आपको इस लेवल पे पहुंचने के लिए 55, 60, 65 साल की उम्र लग जाएगी। लेकिन अगर आप सिविल सेवा के माध्यम से आपको बहुत कम उम्र है, 45 साल की उम्र में भी प्राइवेट सेक्टर से बड़ी कंपनियों की जो पीएसयूज जो होती हैं, उनमें इन पोजीशंस पर जाकर बैठने का मौका मिलेगा। तो क्या कह रहे हैं हम, सिविल सेवा हम इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि ये कम उम्र में, ठीक है, बड़े स्तर पर लीडरशिप के अवसर प्रदान करती है सिविल सेवा। दूसरा क्या है, देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बहुत एमएनसीज को छोड़ दें, प्राइवेट सेक्टर में हमारी जो जॉब सिक्योरिटी कम है, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी कम है, सिविल सेवाओं में सिविल सेवाओं में जॉब सिक्योरिटी बहुत हाई है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में आप कितने भी टॉप पोजीशन पर आप काम कर रहे हैं, तो भरोसा नहीं है आज शाम को आप काम कर रहे हैं, सुबह को आप जॉब पर ही जाएं, रात को आपको फायर का या आपको हटाने का लेटर आ सकता, पता चला शाम तक आप जीएम के रूप में काम कर रहे हैं, सुबह को जो है आप उस यूनिट में किसी भी पद पर नहीं है। तो बड़ी अनिश्चितताएं होती प्राइवेट सेक्टर में, उतनी सिक्योरिटीज भी नहीं मिलती है। लेकिन सरकारी
सेक्टर में, इस विशेष रूप से सिविल सेवाओं में जॉब सिक्योरिटी बहुत होती है। आपको तरह तरह के भत्ते मिलते हैं, बड़ा बंगला मिलता है, गाड़ी मिलती है, ड्राइवर्स मिलते हैं, घर में माली मिलते हैं, बावर्ची मिलते हैं, ठीक है, गनर्स मिलते हैं, और क्या ही चाहिए, है ना। तो और बहुत सारी सेवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। हालांकि मेडिकल फैसिलिटीज तो सरकारी प्राइवेट सेक्टर में भी मिलने लगी है आप तो, लेकिन यहाँ पर जो जॉब है नहीं, एकदम से छूटने का कोई चांस नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा है। तो इस सिक्योरिटी की वजह से भी हम बोल सकते हैं कि सर इसमें जॉब सिक्योरिटी बहुत है। तीसरा, हम बोल सकते हैं कि इसमें सम्मान बहुत है। सम्मान, देखिए कोई भी इंसान होता है पैसे के साथ साथ सम्मान का भी भूखा होता है ना। कौन इंसान चाहता है कि हमें इस दुनिया में सम्मान नहीं मिले। तो सम्मान की सभी को जरूरत होती है और सब अपेक्षा करते हैं कि मेरे जीवन में मुझे बहुत ज्यादा सम्मान मिले। तो उत्तर भारत में विशेष रूप से हिंदी बेल्ट में, ठीक है, जो सिविल सेवकों को बहुत ज्यादा सम्मान मिलता है। हिंदी बेल्ट में भी, स्पेशली यूपी और बिहार में, अगर कहीं से डीएम एसडीएम अगर गुजर कर जाते, कप्तान साहब गुजर कर जाते, तो समय थम जाता है, ठीक है। तो इतना सम्मान होता है उनका। बल्कि चयनित अभ्यर्थियों का, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, उनका सम्मान नहीं, बल्कि उनसे जुड़े हुए जो परिवार है, उनके परिवार वालों के सदस्यों का भी सम्मान बढ़ जाता है। तो एक कंप्लीट पैकेज में ही आता है कि हम बोल सकते हैं सर सम्मान पूर्वक जीवन मिलता है इससे, ठीक है। और भी ऐसा नहीं है कि सिविल सेवाओं में ही सम्मान मिलता है, लेकिन हम देखें सम्मान तो मिलता ही है, बड़े स्तर पर सम्मान मिलता है, ठीक है। और सिविल सेवा में जॉब सिक्योरिटी बहुत होती है। प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब सिक्योरिटी होती है वो कम होती है, और सिविल सेवा में जॉब सिक्योरिटी बड़ी होती है, कम उम्र में बड़े स्तर पर लीडरशिप के अवसर प्रदान करता है। और इसके माध्यम से आपको व्यापक अधिकार मिलेंगे। व्यापक कार्य क्षेत्र का अधिकार, कार्य क्षेत्र का अधिकार। और सिविल सेवा के मंच पर आने के बाद, सिविल सेवा के मंच से सेलेक्ट होने के बाद जो है, आप समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा शक्ति होगी। उस शक्ति का यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से उपयोग करेंगे तो समाज को आप बहुत कुछ सर्व कर सकते हैं। सीधा प्रश्न मालूम करेंगे बोर्ड मेंबर्स के, समाज को तो आप एनजीओ ज्वाइन करके मतलब सर्व कर सकते हैं, समाज को तो आप राजनीति में आकर सर्व कर सकते हैं, समाज को तो आप कोई डायरेक्ट उनको पैसा बांट कर मतलब सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे अन्य रास्ते हैं समाज को सेवा करने के लिए। आपका उत्तर ये होगा कि सर नो डाउट हम अन्य सेक्टर में भी रहकर समाज की सेवा कर सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक मंच पर आने के बाद जो हमें व्यापक अधिकार मिलते हैं, उन व्यापक अधिकारों का प्रयोग यदि समाज की भलाई के लिए हम करेंगे तो उसका सुदूरगामी और तुलनात्मक रूप से व्यापक स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस पर? समाज पर। तो इसलिए हम सिविल सेवा आपसे मालूम करेंगे। सिविल सेवा क्यों ज्वाइन करनी है? तो आपको बोलना है कम उम्र में बड़े स्तर की लीडरशिप अवसर प्रदान होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी कम है, सिविल सेवाओं में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, सम्मान बहुत ज्यादा है, व्यापक स्तर पर कार्य अधिकार होता है, जिससे हम समाज में योजना बनाने में, योजनागत स्तर पर, व्यापक स्तर पर समाज को सर्व कर सकते हैं इस सेवा के लिए। इसके पश्चात सिविल सेवा में हम जो दो तरीके के क्वेश्चन मालूम किए जाते हैं सिविल सेवा में, एक तथ्यात्मक प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न मालूम किया जाता है। दूसरा है विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक या कंडीशनल क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके के दो तरीके के क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। तो अगर तथ्यात्मक क्वेश्चन है, या तो आपको उसका पता होगा या नहीं पता होगा, ठीक है। अगर पता है तो तथ्यात्मक क्वेश्चन, आपसे तथ्यात्मक क्वेश्चन का उदाहरण हम ले तो ऐसा बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा पीतल का कारोबार कहाँ पर होता है, पीतल के बर्तन। आपको पता है कि मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद का नाम ले देंगे, अन्यथा नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है। नहीं पता तो आप सॉरी बोलकर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी चीज, तथ्यात्मक प्रश्न जो मालूम किए जाते हैं, फैक्चुअल प्रश्न जो मालूम किए जाते हैं,
उन फैक्चुअल प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए आप, तो वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन अगर विश्लेषणात्मक कंडीशनल क्वेश्चन का आप उत्तर नहीं देते तो वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा और वो अक्षम्य अपराध होगा आपके इंटरव्यू में। इसलिए तथ्यात्मक क्वेश्चन, मान लो आपसे फॉर एग्जांपल आपसे 15 क्वेश्चन मालूम करे, 15 में आपको 4 क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता, 5 क्वेश्चनों का आंसर नहीं पता, आप सॉरी बोलकर आगे बढ़ सकते हैं, तो वो इतना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। लेकिन विश्लेषणात्मक जो आपका क्या बोलते हैं कंडीशनल क्वेश्चंस है, जो आपका कंडीशनल क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जो है आपको छोड़ना नहीं है, उसका उत्तर देना। कंडीशनल क्वेश्चन का उत्तर हर इंसान द्वारा अलग अलग हो सकता है, कंडीशनल क्वेश्चन का उत्तर एक नहीं हो सकता, इसलिए कंडीशनल क्वेश्चन का उत्तर देना ही है आपको। और ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो कंडीशनल क्वेश्चन का 3 कैंडिडेट है, एक ए है, एक बी है, सी है, तो तीनों के अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, सेम उत्तर भी हो सकते हैं। तो मान लो ए ने कुछ अलग दिया, बी ने कुछ अलग दिया, सी ने कुछ अलग दिया, तो इन तीनों का आंसर अलग अलग है, तो इन तीनों का आंसर सही भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग आंसर होने पर गलत हो जाएंगे। तो इसलिए विश्लेषण या कंडीशनल क्वेश्चन को तो आपको इंटरव्यू में उसका उत्तर देना ही है, अगर नहीं देंगे तो वो अक्षम्य अपराध होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए हम अगर जैसे विश्लेषणात्मक क्वेश्चन का एक उदाहरण ले लें, आपसे बोल सकते हैं सपोज दैट आप एक एसडीएम के रूप में